आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आज एक बार फिर जनता दरबार में लोगों की शिकायत सुनेंगे। सीएम नीतीश कुमार ऑन द स्पॉट करेंगे समस्याओं का समाधान। 12 सितंबर को लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान की पहली बरसी। चाचा पशुपति पारस को आमंत्रण देने खुद जाएंगे चिराग। मुंगेर में खाद की कालाबाजारी करने वाले व्यवसायियों पर बड़ी कार्रवाई। डीएम ने 4 दुकानों को किया सील, खाद की बोरी भी जब्त। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चलिए अब खबरें विस्तार से, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर है मॉनसून की, बड़ी खबर है बाढ़ की। बता दें कि उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति हो चुकी है। बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और इसको लेकर केंद्रीय टीम बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण करेगी। सीएम नीतीश कुमार इससे पहले बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर चुके हैं, जायजा ले चुके हैं और अब केंद्रीय टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेगी। बता दें आपको कि बिहार दौरे पर पहुंचेगी 6 सदस्यीय टीम। तो केंद्रीय टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेगी और अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर बिहार दौरे पर 6 सदस्यीय टीम पहुंचेगी। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेगी केंद्रीय टीम। मुख्य सचिव और बाढ़ प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ भी केंद्रीय टीम की बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने बिहार दौरे पर पहुंचेगी केंद्रीय टीम, हवाई सर्वेक्षण करेगी, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेगी। और चलिए इस पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी निर्भय किशोर हमारे साथ जुड़े हैं। निर्भय, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंच रही है केंद्रीय टीम। बिल्कुल शर्मिला, साफ तौर पर देखें तो केंद्रीय टीम अब बिहार आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1 से 2 महीने हो गए लगातार बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ की जनता त्रस्त है और लगातार सरकारी सुविधाओं की उम्मीद कर रही है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, वहाँ का सर्वेक्षण किया है और अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं हर संभव सुविधा पहुंचाने के लिए, जो लोगों की परेशानी है उसको ध्यान में रखने के लिए। और अब इसको लेकर के केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। केंद्र सरकार भी लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए है और ऐसे में पिछले दिनों जानकारी मिली थी कि केंद्रीय टीम जो है वो पटना पहुंचेगी और उसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी, जिसके लिए बाकायदा टीम का गठन कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव है राकेश कुमार, उनके नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो कि आज पटना पहुंचने वाली है। पटना आने के बाद वो पहले अधिकारियों के साथ बैठक करेगी कि क्या कुछ हालात है बिहार के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ किस तरीके की लोगों की समस्याएं हैं, क्योंकि खास करके आपदा प्रबंधन विभाग है वो लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए है। सीएम ने भी कई अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ दौरा किया। तो कुल मिलाकर पहले उनके साथ बैठक करेगी और बैठक के बाद दरभंगा के आसपास वाले जो इलाके हैं, जिसके खास करके कुशेश्वर स्थान में पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे तो उन्होंने कई गाँवों का बाजार से बोट से दौरा किया था, लोगों से वहाँ का हाल जाना था। तो टीम पहले वहाँ जाएगी और उसके बाद फिर मंगलवार को, यानी कि कल की बात करें तो कल भागलपुर का दौरा करेगी, क्योंकि भागलपुर में भी खास करके जो इलाके हैं गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण वो काफी प्रभावित रहा। तो वहाँ के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेगी। नौगछिया में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर वहाँ के लोगों का हाल जाने की उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है शर्मिला की आने वाले दिनों में केंद्र से बेहतर सहयोग मिलेगा, बाढ़ प्रभावित जो पीड़ित है उसको राहत मिल सकती है। बिल्कुल, क्या कुछ राहत केंद्रीय टीम द्वारा दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते नजर आए हैं निर्भय, और ऐसे में कई बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात की। राहत व्यवस्था तो बढ़ाई ही गई है, लेकिन अब केंद्रीय टीम बिहार दौरे पर आ रही है। केंद्रीय टीम कितनी राहत दे सकती है प्रभावित लोगों को? प्रभावित लोगों को राहत की जरूरत है। फिलहाल अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो पीड़ित हुए हैं इस बाढ़ के कारण वो है किसान। किसानों के लगभग लाखों के फसल बर्बाद हो गए हैं और ऐसे में खास करके जो बाढ़ प्रभावित जो सीमावर्ती इलाका है, क्योंकि लगातार नेपाल में अभी भी बारिश हो रही है और अगर कल की बात की जाए तो कल भी एक बार फिर से मूसलाधार बारिश हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि फिर से एक बार नेपाल पानी छोड़ सकता है। तो अभी संकट के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं लगातार बिहार पर और
बाढ़ की स्थितियां अभी फिलहाल सुधरने वाली नहीं दिख रही है। बिल्कुल। लेकिन उन सबके बावजूद भी अगर केंद्रीय टीम पहुंचती है, वो इलाकों का दौरा करती है, जी। तो राहत सहयोग होता है, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले भी 6,000 रुपए दिए जाते थे और अब उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पिछले बार भी देखा था, कई बार लोगों ने लगातार इसको लेकर के मांगे रखी थी 6,000 रुपए से कितने होता है। विपक्ष भी है, वो भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं 6,000 रुपए से कितना होता है। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष ने इसकी मांग करते हुए लगभग 15,000 रुपए पर परिवार देने की बात की थी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार के सहयोग से एक बार फिर से अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और उसका आकलन कर लिया जाएगा, तो आर्थिक सहयोग की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों को बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करने के बाद उनको भी बड़ी राहत दी जा सकती है। तो सारी बातें तब स्पष्ट हो पाएंगी जब केंद्रीय टीम दौरा कर लेगी और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार होगा, रिपोर्ट से क्या सहयोग करती है और राज्य सरकार क्या सहयोग करती है, तो ये देखना होगा। और आर्थिक सहयोग मिलता है बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि आर्थिक सहयोग कितना देती है केंद्रीय टीम और केंद्रीय टीम का ये दौरा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कितना राहत भरा होगा। फिलहाल आपको बता दें कि आज जो केंद्रीय टीम बिहार पहुंच रही है, दौरे पर पहुंच रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निर्भय। तो बता दें आपको कि केंद्रीय टीम बिहार दौरे पर पहुंच रही है और अलग अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, अलग अलग जिलों का भ्रमण करेगी। केंद्रीय टीम 6 सदस्यीय टीम बिहार दौरे पर आज पहुंच रही है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से जनता दरबार में लोगों की फरियाद को सुनेंगे। करीब 5 साल बाद 12 जुलाई से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कार्यक्रम महामारी के कारण इस बार खास एहतियात बरती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान भूतत्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतें सुनेंगे और इसका ऑन द स्पॉट समाधान करेंगे। आपको बता दें कि जनता दरबार का कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होगा। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बता दें कि 12 सितंबर को लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की पहली बरसी है और आमंत्रण पत्र भेजे जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि आमंत्रण पत्र पर पशुपति पारस और प्रिंस राज का भी शामिल है, जो कुछ ही दिनों पहले बगावत करके पार्टी को 2 कुंबे में बांट चुके हैं। पशुपति कुमार पारस के घर खुद आमंत्रण देने जाएंगे चिराग पासवान और पारस को बरसी कार्यक्रम में आने का निमंत्रण देंगे चिराग पासवान। सीएम नीतीश कुमार को भी आमंत्रित करने उनके पास भी, उनके आवास पर भी आमंत्रण कार्ड देने जाएंगे चिराग पासवान। तो 12 सितंबर को लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान की बरसी है और ऐसे में अब लोगों को आमंत्रित करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आमंत्रण पत्र पर पशुपति पारस और भाई प्रिंस राज का नाम भी शामिल है। पशुपति पारस को खुद आमंत्रण देने जाएंगे, आमंत्रित करने जाएंगे चिराग पासवान और पारस को बरसी कार्यक्रम में आने का आमंत्रण पत्र देंगे चिराग। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक, 12 को चिराग पासवान के पिता यानी रामविलास पासवान की पहली बरसी है। बेहद दुखद समय है, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि इस दुखद समय में एक बार फिर से जो परिवार टूट गया है, जो परिवार दूर जा चुका है, वो एक बार फिर से करीब आ जाए? देखिए, जो जिस तरीके से चिराग पासवान ने बरसी का कार्ड छपवाया है या फिर बरसी का कार्ड जिस तरह से छपा है 12 सितंबर को दिवंगत रामविलास पासवान की पहली बरसी है और उसमें क्योंकि रामविलास पासवान के भाई हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, उसके बाद प्रिंस राज जो चिराग पासवान के भाई हैं और रामविलास पासवान के दूसरे भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, रामचंद्र पासवान, उनके बेटे हैं और परिवार के दूसरे सदस्यों का नाम भी है हर्षराज और यशराज, जो 2 और सदस्य हैं, 2 और बच्चे हैं पारस परिवार के, उनके नाम हैं। तो एक तरह से चिराग पासवान ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम परिवार अलग है, राजनीति अलग है और ये पारिवारिक कार्यक्रम है। परिवार के जो मुखिया हैं, रामविलास पासवान का निधन हुआ था पिछले साल
और इस साल उनकी पहली बरसी मनाई जानी है। पटना में जो चिराग पासवान का घर है कृष्णापुरी में, वहां पर 12 सितंबर को ये आयोजन होना है। तो उसके कार्ड भी अब छप चुके हैं, जैसा कि आप देख रही हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और बाजाबता इस कार्ड को बांटे जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चिराग पासवान खुद, हमने ये सुबह खबर चलाई थी और डीटीवी की खबर पर मुहर लगाई। लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं शाहनवाज अहमद कहती, उन्होंने कि हाँ आपकी खबर सही है। और चिराग पासवान खुद सीएम नीतीश कुमार के घर जाने वाले हैं कार्ड लेकर, पशुपति कुमार पारस के घर जाएंगे कार्ड लेकर और उनको बरसी कार्यक्रम में आने का न्योता देंगे। यही नहीं, चिराग पासवान राज्यपाल के घर भी जाएंगे, बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, उनको भी आमंत्रित करेंगे। लालू यादव और राबड़ी देवी के घर जाकर भी कार्ड देंगे, उनको आमंत्रित करेंगे। और देश के तकरीबन सभी सांसदों को, बिहार के सभी विधायकों को, देश और बिहार के कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया जाना है इस बरसी कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये दुखद वक्त है, आपने ठीक कहा, ये दुखद वक्त है चिराग पासवान के लिए, पासवान परिवार के लिए, लेकिन ये एक बड़ा आयोजन है बरसी कार्यक्रम का। और एक जानकारी मैं और दे दूं कि 15 सितंबर को शहरबन्नी, जो रामविलास पासवान का पैतृक आवास है खगड़िया के शहरबन्नी में भी बरसी कार्यक्रम आयोजित होना है। बिल्कुल, तो रामविलास पासवान के पैतृक गांव शहरबन्नी में भी बरसी कार्यक्रम का आयोजन होगा। अभिषेक, ये एक दुखद वक्त है, लेकिन चिराग पासवान के लिए एक परीक्षा का समय है। परीक्षा का इसलिए समय है क्योंकि एक तरफ वो संगठन को बचाने में लगे हैं और दूसरी तरफ अपने परिवार के जो टूटे हुए लोग हैं, जो जा चुके हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं। ऐसे में क्या लगता है, चिराग पासवान कितने कामयाब हो सकते हैं या हो पाएंगे? अभिषेक, देखिए, जाहिर तौर पर दूरियां तो बढ़ी हैं, बहुत बढ़ी हैं। पासवान परिवार में टूट हुई है और पशुपति कुमार पारस का खेमा अलग है। हालांकि चिराग पासवान ये कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक मामले अलग हों और पारिवारिक मामले अलग हों, परिवार को राजनीति से दूर रखा जाए, पारिवारिक मसलों को राजनीति से दूर रखा जाए। लेकिन आपको याद होगा, हाल में पशुपति कुमार पारस ने बहुत निजी हमले या बहुत निजी तरह के आरोप चिराग पासवान पर लगाए थे। तो राजनीति और परिवार को चाहकर भी अलग नहीं रखा जा पा रहा है पासवान परिवार में। हालांकि चिराग है और इसीलिए पशुपति कुमार पारस के वो घर भी जाने वाले हैं, ये मैसेज देने के लिए कि इस पूरे कार्यक्रम से राजनीति अलग है और ये पारिवारिक आयोजन है। बिल्कुल अभिषेक, एक तरफ जहां चाचा अपने भतीजे पर निजी हमला करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं जो भतीजा है यानी चिराग पासवान है, जब पशुपति पारस किसी कार्यक्रम में जाते, किसी दौरे पर जाते हैं, उन पर हमला बोला जाता है, उन पर स्याही फेंकी जाती है, तब चिराग पासवान खुद आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उन्हें बचाते हैं और ये जो भी स्थिति पैदा होती है उसके खिलाफ वो आपत्ति जताते हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब भी उनके मन में चाचा के लिए उतना ही सॉफ्ट कॉर्नर है जितना पहले था, और वो बार बार यही कहते नजर आ रहे हैं कि राजनीति और पारिवारिक मसला अलग अलग होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं शर्मिला कि आने वाले जो 3-4 दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले 3-4 दिन महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि चिराग पासवान कब पशुपति कुमार पारस के घर जाएंगे, पशुपति कुमार पारस से मुलाकात की तस्वीर सामने आएंगी, पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान से मिलेंगे। आपको एक बयान भी याद होगा पशुपति कुमार पारस का, जब उनसे पूछा गया कि क्या भतीजे चिराग पासवान के साथ कोई संबंध होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग पासवान के साथ भविष्य में कोई संबंध नहीं होगा। तो पशुपति कुमार पारस के बड़े भाई जिनका जिक्र अक्सर पशुपति कुमार पारस करते हैं, क्या वो बड़े भाई की बरसी में शामिल होंगे, चिराग पासवान का आमंत्रण स्वीकार करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपने पूछा शुरू में कि क्या इससे दूरियां कम होंगी, दूरियां कम होंगी नहीं होंगी, लेकिन कम से कम चिराग पासवान की तरफ से ये पहल जरूर की जा रही है कि जो परिवार के बीच दूरियां हो, राजनीति को अलग रख दिया जाए, पारिवारिक दूरियां कम हो, परिवार के बीच जो दूरी है वो कम हो, उस खाई को पाटा जा सके। जो एक तरफ से जो खेल हुआ लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर, उस खेल की वजह से जो खाई लगातार चौड़ी होती गई, उसको पाटा जा सके। चिराग पासवान अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और कोशिश में कितने कामयाब होते हैं चिराग पासवान, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक।
और पटना सिटी में पूर्व मंत्री रामदेव महतो की 14वीं पुण्यतिथि मनाई गई और इस अवसर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, विधायक निशा सिन्हा, मेयर सीता साहू के साथ कई नेताओं ने स्वर्गीय रामदेव महतो के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस समारोह में बिहार लोक सेवा आयोग में चयनित पटना सिटी के अभ्यर्थियों को भी सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि स्वर्गीय रामदेव महतो का आदर्श जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चलिए, खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा, ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो, पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुंगेर की। खाद की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए जिला प्रशासन तत्पर है और इसी कड़ी में मुंगेर में डीएम ने संग्रामपुर में क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध खाद व्यवसायियों पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि चारों पर प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही दुकानों को भी सील कर दिया गया है। मौके से 100 से अधिक खाद के बोरे को भी जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दुकानदार किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलते थे। दुकानदारों पर यह आरोप है कि वो बिना अनुमति के खाद की बिक्री कर रहे थे। यहाँ पे जो खाद विक्रेता हैं वो खादों का कालाबाजारी कर रहे हैं और ज़्यादा दाम पे खाद दे रहे हैं। इसी के आलोक में आज संग्रामपुर में कार्रवाई की गई और वहाँ पे 4 दुकानों को में FIR किया गया और करीब 100 से ज़्यादा यूरिया बैग्स बरामद किए गए, जिसमें से एक
जगह पे जो व्यक्ति का ऑलरेडी लाइसेंस कैंसिल था और वो खाद बेच रहा था, वहाँ से 86 बैग्स बरामद हुए। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुंगेर से हमारे सहयोगी इम्तियाज फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, एक बड़ी कार्रवाई की गई है अवैध कालाबाजारी को लेकर जो खाद में हो रहे थे, क्या कुछ कार्रवाई की गई है दुकानदारों पर और आगे की क्या कुछ प्रक्रिया है? जैसे कि किसानों का लगातार जो है शिकायत डीएम को मिल रहा था कि खाद को लेकर के लगातार यूरिया और भी अन्य जो खाद है उसकी कालाबाजारी बीज के दुकानदारों के द्वारा की जा रही है। और इसी सूचना पे डीएम ने जो है इसमें जांच करवाया और अचानक से उन दुकानदारों का जिनका नाम आ रहा था, 4 दुकानदार ऐसे पाए गए जिनके दुकान में जो है यूरिया खाद जो था वो जमा था, स्टॉक में था, और जो पॉस मशीन है उसमें नील दिखाया जा रहा था। इन सब चीजों को देखते हुए जो है जिलाधिकारी के निर्देश पे छापेमारी करवाई गई, चारों दुकान को सील करवाया गया और उन 4 दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है। इसमें कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था और संग्रामपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया था कि वो लोग रह करके छापेमारी करवा करके सारी दुकानों को सील करे। 100 से अधिक बोरे जो है खाद के पकड़ाए हैं जिनमें खाद भरा हुआ था और इसको लेकर के लगातार कार्रवाई चल रही है। और भी कुछ लोगों की सूचना आ रही है कि जिन पे कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, और लोगों की सूचना भी आ रही है जिन पर कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन बिल्कुल सख्त है कालाबाजारी को लेकर। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया इम्तियाज। और चलिए लखीसराय की बात कर लेते हैं। लखीसराय के बड़हिया पुलिस ने NH80 पर सीमेंट से लदे ट्रक से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद किया है और इसके साथ ही चालक उपचालक को गिरफ्तार किया है। मामले में एसपी और डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मद्य निषेध इकाई बिहार पटना के दिए गए सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बनाकर हम लोगों ने जब जांच करवाना स्टार्ट किया, इस ट्रक ये जब ट्रक को रोक के जांच किया गया तो ट्रक में लगभग 200 बोरा सामने से 200 बोरा जो है सीमेंट लदा हुआ था। जब उसको अनलोड करवाया गया तो उसमें लगभग 483 कार्टन जो है विदेशी शराब जो कि लगभग 4280 लीटर के आसपास होता है वो बरामद हुआ। चलिए, इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखीसराय से हमारे सहयोगी सरफराज। सरफराज, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शराब को लेकर पुलिस बिल्कुल सख्त है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है धंधेबाजों पर? ऐसा है शर्मिला की शराबबंदी तो बिल्कुल ही फेल नजर आ रहा है। बार बार लखीसराय जिले में शराब की बरामदगी हो रही है। शराब माफिया और पुलिस के बीच मानो आंख मिचौली का खेल चल रहा है। जी हाँ जी, बीती रात भी लखीसराय जिले के बड़हिया थाना की पुलिस ने एक 10 चक्का ट्रक से जिस पर सीमेंट लदा हुआ था, उस सीमेंट लदे ट्रक पर भारी मात्रा में शराब बरामद की है जिसका कीमत करीब 50 लाख रुपया लगाया जा रहा है। ऐसी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लखीसराय के एसपी सुशील कुमार ने जानकारी दी है। जी सरफराज, लगातार जब शराब की कह सकते हैं कि शराब को लाया जा रहा है, शराब का धंधा चल रहा है, तो ऐसे में प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता ताकि जो धंधेबाजों का मनोबल है वो कम हो सके? ऐसा है कि इसमें प्रतीत होता है कि शराब माफिया और पुलिस की भी कुछ मिली भगत दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, बिना मिली भगत के तो मनोबल बढ़ ही नहीं सकता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पुलिस का ही इस पूरा बर्दाश्त हासिल है शराब माफियाओं को, इसीलिए शराब माफियाओं को खुली छूट दी रही है। वो संजोग बस जब कार्रवाई होती है, जब माने राज्य स्तर से जब प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तब पुलिस कार्रवाई करती है और शराब की बड़े पैमाने पर बरामदगी होती है। वैसे छोटा मोटा कारोबार चल रहा है। धड़ल्ले से लखीसराय में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है शर्मिला।
बिल्कुल, शराब पाबंदी है, बिहार में शराब नहीं है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से शराब का धंधा चल रहा है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है। ये है बिहार में फिलहाल की स्थिति शराब को लेकर। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सरफराज। और चलिए, जहानाबाद में अपराधियों ने लूट के दौरान युवक को गोली मार दी। आनन फानन में घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना जिले के घोसी मार्ग के कररुआ पुल के पास की है, जहां रविवार की देर शाम अपराधियों ने बाइक लूटने के नियत से एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस सदर अस्पताल में पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। किया कि भैया सदर हॉस्पिटल आइए, जो नीतीश को कररुआ पुल के आसपास गोली लग गया था। अच्छा, कि आप डॉक्टर साहब आए, थाना में इंफॉर्मेशन की भैया थोड़ा वहाँ पहुँचिए, विधि व्यवस्था। मैं पत्रकार कहाँ जा रहे थे? घर से आ रहा था, भाखरा से जहानाबाद आ रहा था, गांधी मैदान में रहता। क्या स्थिति है? अभी तो स्थिति ठीक लग रहा है। और रोहतास में चेनारी में एफएससी के द्वारा खराब चावल दिए जाने के कारण डीलरों ने चावल लेने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, डीलरों और गोदाम प्रबंधक के बीच काफी देर तक नोकझोंक हुई। काफी हंगामा होने के बाद खराब चावल को ट्रक पर लोड करके लौटा दिया गया। आप डीलर हैं ना? कहाँ के डीलर हैं आप? फुलवरिया। क्या? फुलवरिया। फुलवरिया के? ट्रक से जो माल डायरेक्ट लोड हो रहा है आप लोगों को देने के लिए, कांटा नहीं किया जाता है? है? नहीं। अच्छा, ये माल फिर पुनः ट्रैक्टर से ट्रक पर क्यों लोड हो रहा है? क्यों लोड हो रहा है? क्या दिक्कत है इसमें? माल कम है। माल कम है, माल खराब है, क्या है? माल खराब है। और बिहार के कई जिलों में आज भी गरज के साथ बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में वज्रपात की संभावना है और इसके लिए मौसम विभाग ने कई जिलों को अलर्ट किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर गोवा पहुंचे और इस दौरान वो आज नौसेना के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। रविवार दोपहर राष्ट्रपति का विमान डाबोलिम हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां उन्हें हेलीकॉप्टर से बम्बोलिम हेलीपैड ले जाया गया। और चलिए, इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।